Hello everyone, welcome back to the Accountable YouTube channel. I am Aditya, as you know, your science teacher. लास्ट क्लास में हमने साइंस का सेट 1 प्रैक्टिस किया था और डिटेल में प्रैक्टिस किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। क्लियर? आज हम आपके सामने साइंस का सेट 2 लेकर के आए हैं और उसको भी आज हम डिटेल तरीके से क्या करेंगे, उसको समझेंगे और उसके बारे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आज जो है आपके लिए लेके आए हैं यहाँ साइंस पार्ट 1 का सेट। आज हम सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। पहला सेट जो है हम पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे और आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का सेट 2। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, आज हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल जो है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि अनवीकरणीय क्या होता है। क्या समझेंगे? अनवीकरणीय क्या होता है, सबसे पहले हम यही समझेंगे बच्चों। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है। अ का मतलब होता है नहीं, किसी भी शब्द के आगे में यदि अ लगा होता है तो इसका मतलब होता है नहीं, निगेटिव सेंस में अ लगा होता है। तो अ का मतलब होता है नहीं, मतलब निगेटिव, जो नवीकरणीय नहीं हो। नवीकरणीय मतलब क्या होता है? ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय बोलेंगे। ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय। और जिसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय। क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो अपना क्या खोजना है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो हम यहां देखते हैं, देखो सूर्य जो है, सूर्य का बारे में बात करें, सौर ऊर्जा का बारे में बात करें तो ये क्या है, अपना नवीकरणीय सोर्स है। क्लियर? जब तक धरती रहेगा तब तक हमको सौर ऊर्जा मिलते रहेगा। सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी तो फिलहाल खत्म नहीं होगा, 100 साल 200 साल 2500 साल के बाद तक भी उस जो है खत्म होने वाला सौर ऊर्जा नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि सौर ऊर्जा जो है हमारे पास असीमित मात्रा में है, अनलिमिटेड है। क्लियर? जितना मन उतना हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो घटने वाला है नहीं, इसका हम जब चाहे जैसे चाहे इसको हम इस्तेमाल उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो सौर ऊर्जा जो है अपना क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। क्या है? नवीकरणीय स्रोत। पवन का बात करें तो हवा का बात करें, पवन मतलब क्या होता है, हवा, एयर। पवन भी जो है धरती पे से खत्म होने वाला भी है नहीं। क्लियर? पवन ऊर्जा का उपयोग भी हम क्या कर सकते हैं, दोबारा तीबारा जितना मन उतना देर हम क्या कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पवन ऊर्जा भी क्या है, नवीकरणीय हो गया। पवन ऊर्जा भी क्या हो गया, नवीकरणीय हो गया। बहती हुई पानी, क्या बहती हुई जो पानी है, जो नदी तालाब से पानी बह रही है, ये भी क्या है, हमारे धरती पर असीमित मात्रा में है। पानी क्या है, असीमित मात्रा में हमारे अर्थ पे है और हम उस पानी का उपयोग करके अलग अलग तरह का बिजली प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये भी मेरा जो है असीमित मात्रा में है, बहुत मात्रा में है, जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम बहती हुई पानी से भी हम क्या कर सकते हैं, दोबारा तीबारा जितना मन उतना हम क्या कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करके बिजली वाला ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी खत्म होने वाला नहीं है। बच गया अपना पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम जो है वो निश्चित मात्रा में है, एक सीमित मात्रा में है, जिसको हम अगर जो ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इसको यदि हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो एक समय के बाद क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। क्लियर? पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया और नेचुरल गैस जो हो गया, प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं, ये सीमित मात्रा में हमारे वातावरण में है। इसको ज्यादा से ज्यादा यदि हम उपयोग करेंगे तो क्या होगा, आने वाला समय में खत्म हो सकता है। तो इसका मतलब है कि पेट्रोल को एक बार यूज कर लिए, पेट्रोल को एक बार यूज कर लिए, एक बार इस्तेमाल कर लिए, तो इसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर जो 1 लीटर पेट्रोल को गाड़ी में डाल करके गांधी मैदान तक अगर हम घूम आए, ठीक है, और पेट्रोल खर्च हो गया, तो फिर हम वो पेट्रोल जो हम डाले हुए थे इंजन में, उसको तो हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पेट्रोल जो है खत्म हो गया तो दोबारा उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम जो मेरा है वो क्या है, अनवीकरणीय। क्या है? अनवीकरणीय। जो एक बार खत्म हो गया तो वो दोबारा हमको मिल नहीं सकता है। तो यहां से जो अपना आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो कहता है कि ऊर्जा का कौन सा क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम।
इसके अलावे, पेट्रोलियम के अलावे आपको याद रखना है कोयला। क्या याद रखना है? कोयला। ये जो कोल होता है, ये जो कोयला होता है, ये भी क्या होता है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला भी क्या है बच्चों? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क्लियर? इसके अलावे एक और याद रखना है प्राकृतिक गैस। क्या याद रखना है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, ठीक है। एक और क्या याद रखना है? प्राकृतिक गैस। क्लियर? इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक बात और याद रखना है कि प्राकृतिक गैस जो होता है, प्राकृतिक गैस, ये प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से जो होता है मीथेन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? मीथेन से। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं CH4। ये मीथेन का जो होता है रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर? तो प्राकृतिक गैस में जो मुख्य रूप से जो घटक होता है, जो अधिकतर 90% 90 से 95% तक जो गैस रहता है, उससे भी ज्यादा वो कौन सा गैस रहता है? मेरा जो रहता है मीथेन CH4 रहता है। क्लियर? तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है, जो मुख्य पार्टिकल्स, जो मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट चीज होता है, वो क्या होता है? मेथेन। मेथेन ऑलमोस्ट जो है प्राकृतिक गैस एक मेथेन गैस ही है। क्लियर? इसके अलावा कोयला के बारे में तो पता ही है कि ये अनवीकरणीय स्रोत है। क्लियर? कोयला 4 तरह का होता है, ठीक है। तो अपना आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहता है जो दहन, दहन मतलब जो जल रहा हो, कहता है जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करता है उन्हें क्या कहते हैं? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझने में और जिसको नहीं आ रहा है बिना देखे ये टिक मार सकता है। नींद में यदि अगर कोई व्यक्ति पूछे कि दहन करके उष्मा उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, तो आपको नींद में इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर नींद में आप जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने जिंदगी को लेकर सिंसियर नहीं है। समझ रहे हैं? तो जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? उसको ईंधन कहते हैं। क्या कहेंगे? ईंधन कहेंगे। जितना भी ईंधन है, जितना भी फ्यूल है, वो जलने के बाद हमको क्या देता है? उष्मा देता है। क्लियर? ठीक है। और अगले क्वेश्चन, इसके बारे में हम ज्यादा विशेष क्या बात करें? ज्यादा बात करने का मतलब है टाइम पास करना, ठीक है। तो वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में याद रखना है कि जो चीज जलने के बाद उष्मा दे उसे हम क्या कहेंगे? ईंधन कहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चले, क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यूरो 2 का संबंध क्या है? देखो ये जो क्वेश्चन होगा यूरो 2, ये बहुत विद्यार्थी के लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में देखने को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को देख करके ज्यादा सोचने, आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, ठीक है। हमारा जो भारत है वो बदल रहा है, और बदलते भारत के साथ साथ जो है हमको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। और उसी के अनुसार जो होता है क्वेश्चन का पैटर्न, जो होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, वो भी बदलते रहता है। क्लियर? हो सकता है कि यूरो 2 के बारे में आपके किताब में नहीं हो, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज हम यूरो 2 के बारे में समझेंगे। एक्चुअल में ये यूरो 2 का पूछ रहा है कि संबंध क्या है। कहता है यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 एक्चुअल में क्या होता है कि गाड़ी के इंजन में को अपग्रेड करके बनाया जाता है। गाड़ी का इंजन को आधुनिकीकरण करके बनाया जाता है, ताकि क्या हो? कम से कम पोल्यूटेड गैस, प्रदूषित गैस हमारे इन्वायरमेंट में आवे। क्लियर? क्योंकि ईंधन को जलने से क्या होता है कि बहुत सारा उष्मा के साथ साथ बहुत सारा जो होता है दूषित गैस निकलता है, बहुत सारा प्रदूषित गैस निकलता है, पोल्यूटेड गैस निकलता है, जो हमारे इस खूबसूरत सी वातावरण को क्या करता है? दूषित कर देता है। क्लियर? इसीलिए सरकार जो है, सरकार का ये एक पहल है, एक तरीका है, एक पहल है, एक स्कीम है। उस पहल के थ्रू जो है जितना भी पुराना गाड़ी है, उस पुराना गाड़ी के जगह पे उस इंजन को अपग्रेड किया गया है, ठीक है। तो उस अपग्रेडेशन में अभी जो चल रहा है भारत में, वो चल रहा है BS6 इंजन। भारत में जो चल रहा है, अब देखो ये BS6 का मतलब होता है भारत स्टेज। क्या होता है? भारत स्टेज। भारत स्टेज, भारत स्टेज 6। ये यूरो जो है ना, यूरोप वासी का लोग जो है ना, इसको जो बोलता है वो यूरो बोलता है। यूरो 2, यूरो 1, यूरो 3, 4, 5। लेकिन भारत में जो है ना, इसको हम BS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत स्टेज 6। अभी जितना भी गाड़ी आ रहा है, अभी जितना भी नया गाड़ी आ रहा है, उस सब में कौन सा इंजन लगा रहेगा? भारत स्टेज 6 इंजन। अब ये समझना है, बस आसानी से समझ लेना है कि भारत स्टेज 6 इंजन का मतलब ये होता है कि गाड़ी का जो इंजन है उसको इतना इफिशियंट बनाया गया है, इतना आधुनिकीकरण किया गया है, ताकि वो फ्यूल को जलने के बाद, ईंधन को जलने के बाद कम से कम प्रदूषित गैस वातावरण में रिलीज करे, कम से कम प्रदूषित गैस को वातावरण में छोड़े, ताकि वातावरण ज्यादा से ज्यादा क्या हो? स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। क्लियर? तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया एक मुहिम है। क्लियर? उस मुहिम के तहत क्या होता है
कि BS6 इंजन लाया गया है, ठीक है। BS4 इंजन भी है, BS3 भी है, BS2 भी है, लेकिन अभी के समय में एट द मॉडर्न टाइम, अभी आधुनिक समय में जो अभी चल रहा है भारत में जो इंजन, उसका क्या नाम है, BS6। क्लियर। तो BS6, और इस भाषा में बोले तो इसको हम बोल लेंगे यूरो 6। क्या बोल लेंगे, यूरो 6। क्लियर। और यूरोप के भाषा में बात करें तो इसको हम यूरो 6 बोल लेंगे, और भारत में बात करें तो इसको हम क्या बोल लेंगे, BS6। क्लियर। तो इसका मुख्य रूप से काम होता है क्या, इसका मुख्य रूप से क्या काम होता है कि वायु प्रदूषण को रोकना। क्लियर। ईंधन को जलने से ज्यादा क्या हो, दूषित गैस हमारे वातावरण में ना आवे। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरो 2 का संबंध किस चीज से है, इसका है वायु प्रदूषण से। क्लियर। किस चीज से है, वायु प्रदूषण से। क्लियर। चलो, तो इसका अपना आंसर क्या हो गया, इसका अपना आंसर हो गया वायु प्रदूषण। तो अपना इसका आंसर क्या हो गया, वायु प्रदूषण। हम अगला क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। कहता है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो इसमें कौन सा उत्पन्न करेगा, कांच की सिल्ली करेगा, गोलिया दर्पण करेगा, या समतल दर्पण करेगा, या प्रिज्म करेगा। ठीक है, हम अपने आंसर पे तो आएंगे ही थोड़ा देर के बाद। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि श्वेत प्रकाश क्या है। अब श्वेत प्रकाश जो है कोई अलग तरह की प्रकाश नहीं है। ठीक है, जो हम सूर्य की किरणें, सूर्य का लाइट देख रहे हैं, सन का लाइट देख रहे हैं, सन की प्रकाश देख रहे हैं, सूर्य की प्रकाश देख रहे हैं, उसी स्वर प्रकाश को हम क्या बोलेंगे, श्वेत प्रकाश बोलते हैं। क्लियर। अब ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि हम आपको पिछले क्लास में, अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि श्वेत प्रकाश जो होता है, जो सूर्य की जो प्रकाश होती है, वो 7 अलग अलग कलर से मिलके बनी होती है, 7 अलग अलग रंगों से मिलके बनी होती है। और ये 7 जब अलग अलग रंग एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ये श्वेत हो जाते हैं। क्लियर। कोई भी अगर जो कलर है सूर्य का, तो उसको देखने के बाद जो होता है ना, श्वेत ही दिखाई देता है। क्लियर। तो सूर्य के प्रकाश को हम मुख्य रूप से क्या बोलेंगे, श्वेत प्रकाश। क्लियर। अब श्वेत प्रकाश जब किसी बारिश की बूंद से या ग्लास की प्रिज्म से गुजरती है, ग्लास की प्रिज्म क्या होता है, तो कांच का बना हुआ एक त्रिभुजाकार आकार होता है। इसी कांच के बने हुए त्रिभुजाकार आकार को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। यही अपना क्या है बाबू, यही अपना जो है वो प्रिज्म है। यही क्या है, प्रिज्म है। क्लियर। कांच के बने हुए, शीशा के बने हुए त्रिभुजाकार आकार वाली आकृति जो दिख रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलते हैं। क्लियर। तो जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर के या बारिश की बूंद से होकर के गुजरती है, तो यही श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में क्या करती है, टूट जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्लियर। जब श्वेत की प्रकाश बारिश की बूंद से या फिर किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, तो अपने 7 अलग अलग कलरों में बट जाती है, टूट के अलग हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। इस वर्ण विक्षेपण का सबसे पहले जो आविष्कारक है, या ऐसे बोल सकते हैं जो वर्ण विक्षेपण को देखा, ऑब्जर्व किया, उनका नाम था न्यूटन। एक बहुत महान लोग हैं ये, न्यूटन। क्लियर। न्यूटन। आधा से ज्यादा फिजिक्स जो है, आधा से ज्यादा फिजिक्स, 75 से 80% जो फिजिक्स है, चाहे वो 10th का हो, 9th का हो, या 11th का हो, या 12th का हो, वो सारा जो है न्यूटन महोदय का ही देन है। क्लियर। तो यही जो महान व्यक्ति थे, ये जो है वर्ण विक्षेपण के बारे में सबसे पहले बात बोले थे। ठीक है। इनका कहना था कि जब प्रकाश की किरणें जो होती है किसी भी बारिश की बूंद से या किसी प्रिज्म से गुजरती है, तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाती है। क्लियर। इसी घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। इसी घटना को क्या बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखो तो यहां हम क्या बना लेते हैं, एक प्रिज्म बना लिए। ये बाबू क्या हो गया, ये एक प्यारा सा क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। क्लियर। ये जो हो गया एक ग्लास प्रिज्म हो गया। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक श्वेत प्रकाश ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं, यहां से हम ले जा रहे हैं एक श्वेत प्रकाश। क्लियर। ये कलर को श्वेत ही समझना है। ठीक है। अब दूसरा कलर दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये श्वेत कलर नहीं है। चलो देखते हैं इसको श्वेत करके। ठीक। ये अपना हो गया ग्लास प्रिज्म। ठीक है। अब इस ग्लास प्रिज्म से होकर के, इस प्रिज्म से होकर के एक श्वेत प्रकाश जा रही है। ठीक। ये अपना हो गई
श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश जा रही है। अब ये श्वेत प्रकाश जब इस बिंदु पे आएगी यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा बाबू, इसमें अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा। और अपवर्तन होने के साथ ये थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गया होगा। अब जब इस सतह पे फिर से इसका अपवर्तन होगा, मतलब दोबारा अपवर्तन होगा, जब दोबारा अपवर्तन होगा तो ये क्या होगा, दोबारा अपवर्तन होगा तो यही श्वेत प्रकाश, दोबारा अपवर्तन होगा तो क्या होगा, यही श्वेत प्रकाश जो होता है अपने 7 अवयवी रंगों में टूट करके क्या होगी, अलग हो जाती है। यही श्वेत प्रकाश क्या होगी, टूट करके अपने 7 अवयवी रंगों में अलग हो जाएगी। क्लियर, तो अपने 7 अवयवी रंगों में अलग हो जाएगी। तो इसके ऊपर जो सबसे रेड वाला, सबसे ऊपर जो रहेगा वो क्या रहता है, रेड, सबसे ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा, रेड। क्लियर, और सबसे नीचे जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैगनी। क्या बोलेंगे बाबू, बैगनी कलर, ठीक है। और सबसे नीचे जो ये कलर, ये वाला जो बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बैगनी कलर बोलेंगे। क्लियर, तो इसमें 7 रंग का कलर आता है। कितना रंग का, 7 रंग का, ठीक है। तो जब श्वेत की प्रकाश जा रही है तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में अलग हो जाएगी। क्लियर, ऊपर में है रहता है क्या, रेड। क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा बाबू रेड, मतलब ऊपर में जो कलर होता है वो लाल रंग का होता है। वो कैसा होता है, लाल रंग का। ये हो गया रेड, मतलब लाल, ठीक है। और नीचे वाला जो होता है वो कैसा होता है, बैगनी कलर का। किस कलर का, बैगनी कलर का, ठीक है। और इसके बीच में 5 कलर और होता है। कितना कलर, 5 कलर, जिसको याद रखने का तरीका क्या है, विबग्योर, VIBGOYR, क्या हो गया, विबग्योर। क्लियर, ठीक है। GYOR होता है, ठीक है। ठीक है, तो भी से अपना क्या हो गया, वायलेट। क्या हो गया, वायलेट। वायलेट, वायलेट का मतलब क्या होता है, बैगनी। क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बैगनी कलर। आई से क्या हो जाएगा, आई से अपना हो जाएगा इंडिगो। क्या हो जाएगा, आई से अपना हो जाएगा इंडिगो। इंडिगो को क्या बोलते हैं, आसमानी। इंडिगो को क्या बोलते हैं, आसमानी कलर। इंडिगो को क्या बोलेंगे, आसमानी, ठीक है। बी से अपना क्या हो जाएगा, तो बी से अपना हो जाएगा ब्लू कलर। बी से क्या हो जाएगा, बी से अपना हो जाएगा बाबू ब्लू। क्या हो जाएगा, ब्लू कलर। ब्लू का मतलब क्या, ब्लू का मतलब नीला। ब्लू का मतलब नीला, ठीक है। इसके बाद जो जी है, जी, जी से अपना हो जाता है कलर ग्रीन। जी से क्या हो जाएगा, जी से जो अपना होता है ग्रीन कलर होता है। ग्रीन का मतलब हरा कलर, हरा, ठीक है। वाई से क्या होगा, तो वाई से अपना हो जाएगा येलो कलर। वाई से क्या हो जाएगा, येलो। वाई से क्या हो जाएगा, येलो। येलो मतलब पीला कलर, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, पीला कलर, ठीक है। वाई से अपना क्या हो जाएगा, पीला कलर, ठीक। ये ओ जो है, ओ से क्या हो जाता है, ओ से होता है ऑरेंज कलर। ओ से क्या हो जाएगा, ऑरेंज। ये हो गया हरा। ये अपना ओ था और ये था आर, ठीक है। ये ओ से अपना क्या हो जाएगा, तो ओ से हो जाएगा ऑरेंज। क्या हो जाएगा, ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब नारंगी। ऑरेंज का मतलब नारंगी, नारंगी, ठीक है। यार अच्छे से इधर बना दे रहे हैं, ठीक है। ठीक,
वायलेट का मतलब बैगनी, ठीक है। आई से हो जाएगा अपना इंडिगो, कैसा हो जाएगा बाबू? इंडिगो मतलब आसमानी कलर, ठीक। उसके बाद बी से क्या हो जाएगा? ब्लू कलर, बी से क्या हो जाएगा? ब्लू। ब्लू मतलब नीला, ठीक। जी से क्या हो जाएगा? जी से हो जाएगा अपना ग्रीन कलर, क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर। हरा। इसके बाद वाई से क्या हो जाएगा? तो वाई से हो जाएगा अपना येलो, क्या हो जाएगा? येलो कलर, मतलब पीला। इसके अलावा जो ओ है, ओ से क्या हो जाएगा? ऑरेंज, ओ से क्या हो जाएगा? ऑरेंज मतलब नारंगी। नारंगी। और आर से तो सबको पता है क्या होता है? रेड कलर, आर से क्या हो जाएगा? रेड मतलब लाल, ठीक है। तो ये 7 कलर जो होता है वो क्या होता है? श्वेत प्रकाश में होता है। ये जो 7 कलर होता है ये किस में होता है? श्वेत प्रकाश में, क्लियर। तो ये 7 कलर से मिलके अपना क्या बना होता है? श्वेत प्रकाश की किरण मिलके बनी होती है। तो जब यही श्वेत प्रकाश की किरणें किसी ग्लास प्रिज्म या बारिश से गुजरती है तो अपने 7 अलग अलग रंगों में क्या करती है? टूट जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण। इसके बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? न्यूटन। कौन बताए थे? न्यूटन, ठीक है। चलो कुछ बात और हम करते हैं। तो इस 7 कलर में जो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, क्या होता है? इस 7 कलर में जो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा, क्या होगा? तरंगदैर्घ्य, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वेवलेंथ। इस 7 कलर में जो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा वो होगा लाल कलर का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? लाल का ज्यादा होगा। लाल कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? ये होगा ज्यादा। बाकी 7 कलर में सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य जिसका ज्यादा होगा वो किसका होगा? लाल का। किसका होगा? लाल का। और सबसे कम किसका होगा? बैगनी का। बैगनी का क्या होगा? कम होगा। बैगनी जो कलर है इसका जो अपना तरंगदैर्घ्य होगा वो क्या होगा? कम होगा, क्लियर। बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होगा। अच्छा, तरंगदैर्घ्य सबको पता है ना? दूरी सबको पता है, तो दूरी को ही क्या बोलेंगे? यहाँ तरंगदैर्घ्य बोल लेते हैं। आसान से समझ लेना है कि प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे? तरंगदैर्घ्य बोल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो लाल कलर होता है उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण ही कारण ही हम खतरा के साइन को, डेंजर साइन को हम किससे दिखाते हैं? लाल कलर से। किस कलर से? लाल कलर से, ठीक है। इसके अलावे कुछ बात और हम बात कर लेते हैं। एक और शब्द होता है जिसके बारे में आप लोग सुना होगा, आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति, क्लियर। क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में कुछ संबंध होता है, उस संबंध को हम देख लेते हैं कि तरंगदैर्घ्य जो होगा, क्या होगा अपना? तरंगदैर्घ्य, ये जो अपना तरंगदैर्घ्य होता है ये व्युत्क्रमणपाती होता है। किसका? ये व्युत्क्रमपाती होता है आवर्ती का। व्युत्क्रमपाती का मतलब क्या है? उल्टा संबंध। क्या होता है? उल्टा संबंध। मतलब ये जो तरंगदैर्घ्य होगा, ये तरंगदैर्घ्य जो होता है वो आवृत्ति का क्या होता है? उल्टा होता है, जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमपाती। व्युत्क्रमपाती को इस तरह से दिखाते, उल्टा संबंध। उल्टा संबंध का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में, तरंगदैर्घ्य और, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि तरंगदैर्घ्य जिस कलर का ज्यादा होगा, मतलब जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका आवृत्ति क्या होगा? कम होगा। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? ज्यादा होगा, उसका आवृत्ति कम होगा। और हम बताए हैं कि जो लाल कलर है, क्या है? ये जो लाल कलर है, ये जो लाल कलर है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा होता है। लाल कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तरंगदैर्घ्य को हम लिखते हैं लेमडा से। किससे? लेमडा से, क्लियर। तो लाल कलर का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है कि लाल कलर का आवृत्ति क्या होगा? कम होगा। लाल कलर का आवृत्ति क्या होगा? कम होगा, क्लियर। अभी हम बताएं कि ये जो बैगनी कलर है, बैगनी, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आवृत्ति क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां तक बात समझ आ गया?
तो ये भी याद रखना है, ठीक है, ये सारा भी याद रखना है। क्लियर? तो अपना चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, अगला क्वेश्चन जो अपना दिया गया है, अगला क्वेश्चन अपना दिया, यूरो तो बात कर लिए थे। आगे जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें कहता है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। मतलब कहता है कि सौर ऊर्जा जो है, सन का जो ऊर्जा है, उसको हम डायरेक्ट क्या करें, विद्युत एनर्जी में बदल दे। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, एक बात क्या होता है कि हिंदी में जो है ना विद्युत कम समझ आता है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा समझ आता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए हिंदी का शब्द भी एक कठिनाई का रूप ले लेता है। क्लियर? तो जिसको विद्युत नहीं समझ आ रहा है ना उसको यही समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? ठीक है, तो सौर ऊर्जा को डायरेक्ट हम विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको कौन सा युक्ति की जरूरत पड़ेगा। युक्ति का मतलब डिवाइस, युक्ति का मतलब मशीन, डिवाइस। ऐसा किसका इस्तेमाल करें, किस डिवाइस का इस्तेमाल करें, उपयोग करें, जिससे क्या होगा कि सूर्य से आने वाली रोशनी को डायरेक्ट हम क्या कर दे, विद्युत ऊर्जा में बदल दे। ठीक है, अब इसको समझने से पहले हमको एक चीज और समझाना होगा कि सब जो है सौर प्लेट का नाम सुना होगा। सबके घर में, गली मोहल्ला में जो होता है, रोड पे क्या होता है, एक इस तरह से खंभा होता है और उस खंभे के ऊपर क्या होता है, एक प्लेट लगा रहता है। क्या रहता है, एक प्लेट लगा रहेगा। ठीक है, और नीचे में क्या होता है कि एक बक्सा में एक बैटरी रहता है। इस बक्सा में ताला बंद करके रखा जाता है। ताला बंद के काहे रखा जाता है, ये डिबेट का मुद्दा नहीं है, बस ये बक्सा में क्या है, बैटरी रखा जाता है। ठीक है, अब बैटरी यहां एक लगा रहता है बल्ब, यहां एक क्या रहता है, लाइट लगा रहता है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना बल्ब। क्या हो गया, बल्ब। ठीक, लाइट। अब क्या होता है, ये जो प्लेट है, ये जो अपना प्लेट है, ये जो अपना प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट, इसको हम लोग बोलचाल में बोल लेते हैं ये सोलर प्लेट है। क्या है, सोलर प्लेट। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, सोलर प्लेट हो गया। ठीक है, सोलर प्लेट। ये जो अपना प्लेट दिखाई दे रहा है, ये अपना क्या है, सोलर प्लेट। अब वास्तव में क्या होता है कि वास्तव में इसी सोलर प्लेट जो है, इसी सोलर प्लेट, यही सोलर प्लेट क्या करता है कि सूर्य ऊर्जा को, किस ऊर्जा को बाबू, यही सोलर प्लेट क्या करता है कि सूर्य ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये अपना हो गया सोलर प्लेट। क्या हो गया, सोलर प्लेट। ठीक है, अब यहां हम क्या करते हैं, एक सूर्य ले लिए, ये एक सन हो गया। ठीक है, ये अपना हो गया बाबू सन। ठीक है, अब इस सन से क्या हो रहा है कि प्रकाश आ रहा है। इस सन से क्या हो रहा है, इस सन से आ रहा है इसके ऊपर प्रकाश। क्या आ रहा है, प्रकाश। अब ये सोलर प्लेट क्या करता है कि सारे प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देगा, डायरेक्ट बदल देता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। किसके ऊपर, विद्युत ऊर्जा में। क्लियर? इस सोलर प्लेट को, जिसको हम सोलर सेल बोलते हैं, इस सौर सेल को हम फोटोवोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीवी। क्या बोलते हैं, पीवी। मतलब फोटोवोल्टेइक सेल भी बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल। क्लियर? तो चाहे सोलर सेल हो या सौर सेल हो या पीवीसी फोटोवोल्टेइक सेल हो, ये दोनों का ये है एक ही, और इसका काम क्या होता है कि सूर्य से आ रही प्रकाश ऊर्जा को डायरेक्ट किस में बदल दे, विद्युत ऊर्जा में। डायरेक्ट किस में बदल दे, विद्युत ऊर्जा। यहां तक बात समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि ये सोलर प्लेट होता है किस चीज का बना होता है। तो ये सोलर प्लेट जो बाबू होगा, ये जो सोलर प्लेट होता है, ये सौर प्लेट जो होता है, ये सौर प्लेट जो होता है सिलिकॉन के बना होता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। क्या है, सिलिकॉन। क्लियर? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। अब भाई सिलिकॉन का नाम तू लोग सुना होगा। ठीक है, अगर जो सिलिकॉन का नाम नहीं सुना है तो 10वां में पढ़ने का कोई हक नहीं है तुम लोग को। ठीक है, 1 से 20 तक के जो परमाणु संख्या याद किया होगा, सोडियम,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सारा, तो उसको सिलिकॉन जरूर नाम याद आया होगा। तो ये सिलिकॉन जो है, इसी सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, ये एक अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है बाबू, ये एक अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। तो सिलिकॉन जो है बाबू, ये अपना एक अर्धचालक है। अब सवाल उठता है कि अर्धचालक क्या होता है? चालक मतलब जो पूरा पूरा मतलब कंप्लीटली, संपूर्ण रूप से जो है विद्युत का क्या करता हो, अपने अंदर से जोने देता हो, उसको हम बोलेंगे चालक। और जिस वस्तु से या जिस धातु से क्या हो, विद्युत धारा जो होता है थोड़ा थोड़ा गुजरता हो, थोड़ा उससे क्या हो, विद्युत धारा प्रवाह होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? अर्धचालक। विशेष स्थिति में सिलिकॉन से भी थोड़ा बहुत धारा क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। क्लियर? तो जब किसी वस्तु से थोड़ा बहुत धारा किसी विशेष स्थिति में क्या हो, प्रवाह करता हो, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं अर्धचालक। तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है अपना, सिलिकॉन ये क्या है? अर्धचालक है। और ये सिलिकॉन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, चाहे मोबाइल का चिप हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो भी चीज है, वो सारा और सब कुछ जो है सिलिकॉन का ही उपयोग से बना हुआ है। चाहे सोलर पैनल हो गया हो, चाहे हमारा मेमोरी का चिप हो गया हो, चाहे लैपटॉप का हो गया हो, चाहे रोबोट बनाना हो, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यदि हमको कुछ टेक्नोलॉजी बनाना हो, तो सारे के सारे चीज में सिलिकॉन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और भारत के पास जो है ज्यादा सिलिकॉन नहीं है। भारत जो होता है ताइवान से इसको लाता है, आयात करता है। क्लियर? यही कारण है कि भारत जो होता है सौर ऊर्जा के मामले में, क्योंकि जो अपना जो है भारत का एक मुहिम था कि हम क्या करेंगे कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके क्या करेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। क्लियर? ऊर्जा के रूप में, क्योंकि पेट्रोल जो होता है उसको भारत को जो होता है किसी दूसरे देश से लाना पड़ता है, गल्फ कंट्री से, खाड़ी देशों से लाना पड़ता है। क्लियर? तो उसमें क्या होता है कि भारत का बहुत ज्यादा मुद्रा खर्च हो जाता है। और ज्यादा मुद्रा खर्च हो जाता है तो फिर भारत सरकार के पास उतना ज्यादा रुपया नहीं बच पाता है, जिससे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पढ़ाई पे, लिखाई पे, मेडिसिन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। इसीलिए भारत सरकार सोचा कि क्यों ना हम ये जो बाहर से हम जो तेल का आयात करते हैं, जो पेट्रोल को लाते हैं, उसको हम क्या करें, उसके जगह पे कोई अल्टरनेटिव्स हो, बहुविकल्पीय चीज को खोजे। क्लियर? तो उसी में क्या है कि ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो है इलेक्ट्रिक ऊर्जा बनाने का कोशिश किया गया था। क्लियर? और ये भारत का ही मुहिम है, लेकिन सिलिकॉन कम होने की वजह से भारत में सिलिकॉन दूसरे जगह से लाना पड़ता है, इसीलिए है ज्यादा से ज्यादा इस पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्लियर? तो सिलिकॉन जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। खैर वो सब तो बात की बात है। तो पहले हम यही समझ लेंगे, सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने वाला युक्ति को क्या बोलते हैं? तो सौर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सौर सेल बोलते हैं। क्लियर? इसको फोटोवोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। यही सौर सेल है, सौर प्लेट। क्लियर? ये सिलिकॉन से मिलके बना होता है। क्लियर? और ये सिलिकॉन जो होता है यही क्या करता है, ये जो युक्तियां होती है सौर सेल, ये क्या करती है कि सौर ऊर्जा को डायरेक्ट क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। क्लियर? इसके अलावा अपने पास दो चीज और है, एक है डेनियल सेल। कौन सा सेल? डेनियल सेल। और दूसरा है लेक लासे सेल। ठीक है? एक है डेनियल सेल और दूसरा है लेक लासे सेल। अब ये तुम लोग के लिए नया होगा कि ये डेनियल सेल क्या होता है, लेक लासे सेल क्या होता है। क्लियर? तो ये भी एक बैटरी ही होता है। क्या होता है? बैटरी होता है। वैसे सेल दो तरह का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये समझ लेना है कि जो छोटा छोटा बैटरी उटरी में, रेडियो उडियो में जो बैटरी लगता है, वही सारा सेल, ये सारा प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है? बस इसके बारे में सोचना है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 जो अपना क्वेश्चन है, 7 जो क्वेश्चन है, कहता है निम्न में कौन सा परवल क्षारक है? परवल क्षारक। अब परवल क्षारक का मतलब क्या होता है? हाँ, परवल क्षारक का मतलब कि भाई तकलीफ दे रहा था। ठीक है? परवल क्षारक का मतलब क्या होता है कि परवल का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रोंग। क्या होता है? स्ट्रोंग। क्षारक का मतलब क्या होता है? क्षारक का मतलब वही अम्ल क्षार लवण जो पढ़े थे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोल लेते हैं? बेस। ठीक है? अब परवल का मतलब स्ट्रोंग। क्या हो गया? स्ट्रोंग। ठीक है? स्ट्रोंग। ठीक है?
तो प्रबल क्षारक का मतलब होता है कि स्ट्रोंग बेस कौन सा हो, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमको यही, अब ये 4 गो ऑप्शन है, इसमें हम प्रबल क्षारक क्या करेंगे नहीं समझ पाएंगे। यदि या तो हम 2 ऑप्शन है, पहला या तो हम समझे हुए हैं कॉन्सेप्ट को, दूसरा है कि हम उसको रट के चाट लिए हैं, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है कि भाई सारे प्रबल क्षारक को तुम याद नहीं कर सकते हो, 1-2 याद कर सकते हो, लेकिन हो सकता है जो तुम याद किए वो क्वेश्चन में आया ही नहीं, तो फिर सारी याद किए हुए चीज पे क्या होगा, पानी फिर जाएगा। तो हम इसको समझते हैं एक्चुअल में प्रबल क्षारक क्या होता है और दुर्बल क्षारक क्या होता है। दुर्बल मतलब वीक, एक होता है दुर्बल, क्या होता है दुर्बल, दुर्बल क्षारक, क्लियर। इसको बोलते हैं वीक मतलब कमजोर, क्या कमजोर, वीक बेस। वीक मतलब या दुर्बल का मतलब क्या, कमजोर, क्या कमजोर क्षारक कौन सा है। तो सबसे पहले हमको यदि समझना है कि ये प्रबल क्षारक क्या है, तो हम ये क्या कर लिए, एक बर्तन ले लिए, ठीक है। एक बर्तन ले लिए और इसमें हम क्या डाल दिए, पानी डाल दिए। क्या डाल दिए बाबू, पानी डाल दिए। इसमें हम डाल दिए पानी, वाटर, इसमें अपन डाल दिए पानी, ठीक है। अब इसमें पानी डाल दिए। अब कहता है कि प्रबल क्षारक वो होगा, प्रबल क्षारक वो होगा जो पानी में घुलने के बाद, पानी में जब घुला तो वो जल्दी से जल्दी क्या कर दे, OH आयन दे दे। कौन सा आयन दे दे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे दे। कौन सा आयन दे दे बाबू, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या दे दे बाबू, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। मतलब वह क्षार जो पानी में घुलने के बाद, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी क्या दे दे, OH आयन दे दे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे दे। जो जितना जल्दी हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे देगा वो क्या हो जाएगा बाबू, वो उतना प्रबल हो जाएगा, मतलब स्ट्रोंग हो जाएगा। और धीरे धीरे देगा तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो ज्यादा समझना नहीं है, सिंपल समझना है कि वह क्षारक जो पानी में घुलने के बाद, पानी में घुलने के बाद क्या दे दे, OH आयन दे दे। जितना जल्दी OH आयन, जो जितना जल्दी OH आयन देगा आयनीकृत हो जाएगा। पानी में घुलने के बाद क्या होगा, आयनीकृत हो जाएगा, OH आयन त्याग देगा। OH आयन मतलब क्या है, टूटेगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो कि ये अपना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है बाबू। एग्जांपल से यदि हम समझाएं तो मान लो कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बात और याद रखना है, जिसके लास्ट में OH आयन रहता है वो होता है क्षार, क्या रहेगा, OH आयन वाला को ही क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार। तो सोडियम ऑक्साइड एक क्षार है, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले कि जिस यौगिक में हाइड्रो ऑक्साइड आयन हो वो क्या होता है, क्षार होता है। और वो यौगिक जल में घुलने के बाद हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। जो जितना जल्दी हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे देगा वो उतना मजबूत, स्ट्रोंग या प्रबल क्षारक होगा, क्लियर। और जो धीरे धीरे आयनीकृत होगा, जो धीरे धीरे हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा वो क्या होगा, दुर्बल होगा, ठीक है। तो अपन चलते हैं एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल ले लिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब इस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को, जब इस सोडियम एक मिनट, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाले, क्या कर दिए, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर दिए, वाटर में डाल दिए, जल में डाले, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड करेगा कि ये सोडियम जो है, ये सोडियम प्लस, सोडियम मतलब धनात्मक, सोडियम प्लस आयन अलग हो जाएगा और यहाँ OH माइनस क्या हो जाएगा बाबू, अलग हो जाएगा, क्लियर। तो देखो बताए थे यही कि कोई भी यौगिक जल में घुलने के बाद क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। देखो ये दोनों क्या हो गया, टूट करके अलग हो गया और ये हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया और सोडियम प्लस आयन क्या हो गया, अलग हो गया, क्लियर, ठीक है। तो जितना भी बेस होगा, जितना भी क्षारक होगा वो जल में घुलने के बाद OH आयन देगा, क्लियर। यही आयन के कारण जल में, क्लियर, विलयन में यही आयन के उपस्थिति के कारण, यही आयन के उस उपस्थिति के कारण कोई भी जो क्षारक होता है वो विद्युत का क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, मतलब विद्युत का चालक होता है। तो कोई भी पूछेगा
और इसी तरह यदि हम अम्ल का बात करें, इसी तरह हम किसका बात करें, अम्ल का बात करें, किसका बात करें, अम्ल का बात करें, तो इसमें भी ज़्यादा बुद्धि लगाने की बात नहीं है, ये भी बहुत आसान चीज़ है। अम्ल का बात करें तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि इसमें हम क्या किए, कोई अम्ल डाल दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए, क्या डाल दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद क्या होता है, HCl को क्या बोलेंगे बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। अब जब ये पानी में ये अम्ल आया तो ये भी क्या होगा, ये जो होगा अम्ल का क्या गुण होता है, H+ आयन अलग हो जाएगा, तो यहां से हाइड्रोजन प्लस आयन क्या होगा, टूट के अलग हो जाएगा, और यहां से क्लोरीन आयन क्या हो जाएगा बाबू, टूट के अलग हो गया। तो यहां देखो हाइड्रोजन, जितना भी अम्ल है जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है, और जितना भी क्षार है, क्या है, क्षार या क्षारक या बेस, वो जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति के कारण ही अम्ल या क्षार का विलयन होता है, अम्ल या क्षारक का जो विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो उम्मीद है कि तुमको ये भी समझ आ गया होगा कि अम्ल या क्षारक का जो विलयन होता है, जलीय विलयन, वो विद्युत का सुचालक होता है या नहीं होता, होता है। क्यों होता है, क्योंकि अम्ल हो या क्षार, उसका जलीय विलयन में आयन की मौजूदगी के कारण, आयन के उपस्थिति के कारण विद्युत का वो क्या करता है, सुचालक होता है। क्लियर। तो यही बताए, जो जल्दी जितना जल्दी OH आयन दे देगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। जो देरी देरी आयनीकृत होगा, आयन धीरे धीरे टूटेगा, वो क्या करेगा, दुर्बल कहलाएगा। क्लियर। अब एक बात और याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में ग्रुप फर्स्ट हाइड्रोजन को छोड़ करके लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, मतलब पीरियोडिक टेबल जब तुम देखोगे, पीरियोडिक टेबल का ये जो ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, वर्ग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो अपना वर्ग है, क्या है बाबू, ये जो अपना वर्ग है, तो ऊपर में तो होगा हाइड्रोजन, क्या होगा बाबू, ऊपर में तो होगा हाइड्रोजन, नीचे में क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, हाइड्रोजन के बाद आ जाएगा उधर हीलियम, लेकिन इधर आ जाएगा लिथियम, इसके बाद आ जाएगा सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। क्लियर। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और नीचे आता है फ्रेंसियम। क्लियर। तो ये जो है सोडियम, पोटासियम, तो पहला मतलब पीरियोडिक टेबल के वर्ग, आवर्त सारणी के वर्ग पहला से एलिमेंट से मिल करके अगर जो कोई क्षारक बना होगा या क्षार बना होगा तो वो क्या होता है, परबल क्षारक कहलाता है। क्या कहलाता है, परबल क्षारक। क्लियर। तो यहां यदि हम ध्यान से देखें, ये सोडियम, जैसा कि हम तुमको बताए कि आवर्त सारणी के वर्ग में, वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग पहला में हाइड्रोजन को छोड़ करके जो अपना लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम है, इससे मिल करके अगर जो कोई क्षारक बना होगा तो वो क्या होगा, परबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। क्लियर। तो यहां देखो, देखने से पता चल जाएगा कि ये सोडियम जो है ये अपना क्या है, फर्स्ट वर्ग का है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यही अपना क्या हो जाएगा, यही अपना हो जाएगा परबल क्षारक। क्लियर, समझ आ गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा क नंबर। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, क नंबर। ठीक है। इसके अलावे सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावे पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी याद रख लेना है, ये भी जो होता है अपना किस में आता है, परबल क्षारक में आता है। और ये दोनों के अलावे और कोई रहे, ये दोनों के अलावे और कोई रहे तो हम तो बता दिए हैं कि पहला ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी से अगर जो कोई यौगिक बना होगा, बाकी से अगर जो कोई क्षारक का यौगिक बना होगा तो वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर। लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटासियम हो, चाहे रुबिडियम, ये सब तो नहीं पूछेगा, या तो सोडियम या पोटासियम। इसके अलावे पूछ देगा मैग्नीशियम या कैल्शियम या एल्युमिनियम। क्लियर। तो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, बस ये दो के बारे में याद रखना है, सोडियम या पोटासियम जो होता है वो परबल क्षारक होता है। क्लियर। इसके अलावे जब हम परबल क्षारक का बात कर लिए तो थोड़ा हम परबल अम्ल का भी बात कर लेते हैं। परबल अम्ल का, परबल अम्ल का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। परबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं परबल अम्ल, इसको बोलते हैं परबल अम्ल। अब परबल अम्ल का कॉन्सेप्ट हम समझाएं कि जो भी यौगिक है
पानी में घुल करके वाटर में डिजॉल्व हो करके H+आयन जितना जल्दी दे देगा, जितना जल्दी वो आयनीकृत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा अपना परवल अम्ल हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो परवल अम्ल होगा वो क्या होगा, HCl। इसके अलावे बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। इसके अलावे और बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। और भी बात करें सबसे कमजोर का बात करें तो एस्टिक, क्या हो जाएगा बाबू, एस्टिक अम्ल। क्लियर। तो ये सारा जो है, अब इसमें से पूछेगा कि कमजोर और सबसे मजबूत कौन है, तो ये तीन गो तो है मजबूत, लेकिन ये जो है ये अपना क्या आ गया, इसको हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलेंगे, दुर्बल मतलब कमजोर। तो जितना भी कार्बनिक अम्ल होगा, जिसमें कार्बन हो, यहां कार्बन दिखाई दे रहा होगा, तो जितना भी कार्बनिक अम्ल होता है वो सारा दुर्बल अम्ल होता है। इसके अलावे एक चीज और लिख ले, H2CO3 क्या होता है, H2CO, जितना भी सोडा वाटर, पेप्सी, कोको कोला, फेंटा, उसमें यही अम्ल रहता है। क्लियर। तो जितना भी कार्बनिक अम्ल होगा वो सारा अपना क्या हो जाएगा, ये सब हो गया अपना दुर्बल अम्ल। तो ये भी याद रखना है। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि शुष्क बर्फ को रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि शुष्क बर्फ होता क्या है। अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन देखने से दो ऑप्शन, एक के ऑप्शन हमको दिखाई देता है, या तो हम रट लेंगे शुष्क बर्फ होता क्या है, लेकिन हम थोड़ा अगर शुष्क बर्फ के ऊपर समझ लेंगे कि एक्चुअल में शुष्क बर्फ होता कैसे है, दिखता कैसे है, तो जिंदगी भर याद रह सकता है। तो देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का बात कर रहे हैं, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का बात कर रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खूब प्रेशर दे देंगे, मतलब खूब दाब डाल देंगे, तो तुमको पता है कि कोई भी गैस हो उसको ज्यादा हम दाब डालने के बाद क्या करेंगे, द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जो बोतल में परफ्यूम भरा रहता है वो भी तो एक गैस ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा दाब डाल करके उसको एक बोतल में बंद कर दिया और वही गैस किसका रूप ले लिया, वही गैस एक द्रव का रूप ले लिया। क्लियर। इसीलिए जब हम फूसफाई करते हैं तो उससे क्या निकलता है, पानी निकलता है, ठीक है, द्रव निकलता है, लेकिन एक्चुअल में वो होता क्या, गैस ही होता है, परफ्यूम। तो जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, दाब डालेंगे, ठीक है, जिसको हम संघनन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं। तो ये गैस का पार्टिकल एक दूसरे से क्या होगा, काफी निकट आएगा, निकट आते 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 गैस ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आइस में परिवर्तित हो जाएगा। क्या परिवर्तित हो जाएगा, आइस में। और जब ये गैस बहुत इसमें दाब डालने के बाद, प्रेशराइज करने के बाद, संघन करने के बाद, यही गैस जो होता है किसमें, बर्फ में बन जाता है। यही बर्फ जो होता है कैसा दिखता है, बर्फ अपना, बर्फ जो होता है वो आइस की तरह तो सबको पता है कि बर्फ कैसा होता है, बर्फ को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आइस। क्या बोलते हैं, आइस। तो ये देखने में आइस के जैसे लगने लगता है, बर्फ की तरह लगने लगता है, इसीलिए इसी गैस को हम क्या बोलेंगे, शुष्क बर्फ। क्या बोलेंगे, शुष्क बर्फ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही हम क्या बोलेंगे, शुष्क बर्फ बोलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के वजह से होता है। अब इसको भी हम समझते हैं कि रक्त में बहुत तरह का प्रोटीन होता है, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है। तो सबको पता है कि रक्त का रंग लाल होने का मेन वजह होता है हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, रक्त में एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, और उसी प्रोटीन के वजह से क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। अब एक बात और याद रखना है, जो ये अपना हीमोग्लोबिन है, क्या है, ये जो अपना हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन में एक चीज पाया जाता है जिसका नाम होता है लोहा। क्या पाया जाता है, एक पदार्थ, एक मेटल पाया जाता है, एक धातु पाया जाता है जिसका नाम होता है लोहा। क्लियर। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्लड में, हमारे हीमोग्लोबिन में लोहा की कमी के कारण से एक बीमारी हो जाता है। उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। अगर जो लोहा हमारे ब्लड में नहीं रहेगा, हमारे हीमोग्लोबिन में लोहा की मात्रा कम हो जाएगा, तो फिर हमारे बॉडी में ब्लड बनना भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो याद रखना कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, और इसी प्रोटीन के उपस्थिति के कारण ब्लड का रंग क्या होगा, लाल होगा। ब्लड का रंग कैसा होगा,
लाल होगा। दूसरा बात ये याद रखना कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और लोहा पाए जाने के कारण ही क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड बन पाता है। कभी कभी क्या होता है कि लोहा की कमी हो जाता है तो उसमें एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम है एनीमिया। क्लियर? इसको ठीक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, साग खाना चाहिए, ये सारा खाना चाहिए। चलो, अब जब हम ब्लड का बात करें तो ब्लड से संबंधित कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड से संबंधित कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यही हम बात करेंगे कि ब्लड जो होता है, ब्लड वो आदमी के अस्थि मज्जा में बनता है। किस में बनता है? अस्थि मज्जा में। ब्लड का जो निर्माण होगा, ब्लड का जो निर्माण होगा वो कहां होगा? अस्थि मज्जा में होता है। कहां पे? अस्थि मज्जा में। तो आपसे जब कोई पूछे कि ब्लड का निर्माण कहां होता है, तो ब्लड के निर्माण वयस्क पुरुष में, मतलब आदमी में, अस्थि मज्जा में होगा। ठीक है। ब्लड का जो जीवन काल होता है, जो ये लाल रंग का आरबीसी इसको बोलते हैं, आरबीसी इसको बोलते हैं, ये जो ब्लड होता है, ये आरबीसी जो होता है, इसका जो जीवन काल होता है कितना दिन तक रह सकता है? 120 दिन तक। कितना दिन तक? ये जो रहता है अपना 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। तो मतलब ये बात समझ आ गया कि ये जो ब्लड होता है इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। क्लियर? यहां तक अगर जो बात समझ आ गया हो तो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लोरोफिल, क्या कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो सबको पता है भाई कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होगा? हरा होता है। कैसा होता है? हरा। तो अपना आंसर यहां क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। अब अगर जो क्लोरोफिल के बारे में समझना है तो इसके बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है एक वर्णक होता है, मतलब पेड़ पौधा के पत्तियों में या हरा भाग में, स्टीम में भी होता है, मतलब तना में भी होता है। पेड़ पौधा में पाए जाने वाले एक ये वर्णक होते हैं जो हरा कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? हरा रंग के होते हैं। और इसी क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण, इस क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पेड़ पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कर पाती है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब है कि पेड़ पौधा जो है अपना खाना बना पाती है। क्लियर? तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही क्या कहता है? पेड़ पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं करती है। क्लियर? चलो, यहां तक बात समझ आ गया कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है? पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। अगर जो क्लोरोफिल नहीं होगा तो पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार नहीं करेगा। क्लियर? अब ऐसा क्या है जो क्लोरोफिल का इतना क्या योगदान है प्रकाश संश्लेषण में, वो समझ लेते हैं। क्लोरोफिल ही एक ऐसा चीज है जो सूर्य ऊर्जा को क्या करता है? एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके, मतलब क्लोरोफिल जो होता है सूर्य ऊर्जा को अवशोषित करके, प्रकाश सूर्य ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। किसमें? सौर ऊर्जा को। क्लोरोफिल जो होगा वो सौर ऊर्जा को, किस ऊर्जा को बाबू? ये सौर ऊर्जा को अवशोषित करके इसको किसमें परिवर्तित कर देगा? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में बाबू? रासायनिक ऊर्जा में। क्लियर? तो क्लोरोफिल का ही काम क्या होता है कि सौर ऊर्जा को अवशोषित करे और उसको किसमें बदल दे? रासायनिक ऊर्जा में। क्लियर? ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हो सके, ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हो सके। क्लियर? इसके अलावे बात करें, इसके अलावे बात करें तो ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना है कि दांत का कठोरतम भाग कौन सा है? दांत का कठोरतम जो भाग होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अपना इनेमल। क्या नाम है? इनेमल। दांत का जो कठोरतम भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल। क्लियर? हम ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो होता बहुत लंबा हो जाता है। क्लियर? तो जब हम डिटेल डिस्कशन, जब हम क्लास लेंगे, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर, तो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी जितना हो पा रहा है उतना हम कर दे रहे हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा हो जाने से थोड़ा लेंदी हो जाता है। क्लियर? तो दांत का जो कठोरतम भाग हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। क्लियर? अब ये जो दांत होता है, क्या? दांत, टीथ,
दांत के अध्ययन को, मतलब दांत को विज्ञान के जिस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, जिस ब्रांच में, जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। क्लियर? इसके अलावे जो दांत होता है ये मुख्य रूप से जो होता है वो अपना कैल्शियम से मिलके बना होता है। किससे? कैल्शियम से मिलके बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। क्लियर? इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड भी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है थायरोक्सिन। कहता है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो सबसे पहले यही हम समझते हैं कि ये जो थायरोक्सिन होता है, थायरोक्सिन, ये एक थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है। कौन सा ग्लैंड से? थायरॉइड। ये अपना जो होता है थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है। किससे? ग्लैंड का मतलब ग्रंथि से, थायरॉइड ग्रंथि से ये निकलता है। मतलब याद रखना है कि ये जो थायरॉइड जो है ये एक ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सा ग्रंथियां? ये एक सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। क्या है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। सबसे जो बड़ी है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है? सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है? अंतःस्रावी का मतलब होता है एंडोक्रिनिक ग्लैंड। ठीक है? उसको ध्यान में रखना है। अंतःस्रावी, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गई? अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है? और इसी अंतःस्रावी जो थायरॉइड ग्रंथि है, इसी थायरॉइड ग्रंथि से, इसी थायरॉइड ग्रंथि से, इसी थायरॉइड ग्रंथि से अपना एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन। इसी थायरॉइड ग्लैंड से, इसी थायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। क्लियर? ये जो थायरॉइड ग्रंथि होता है ये एच आकार का होता है। कैसा? इसका जो आकार होगा, आकार ये एच कलर का होता है। किस कलर का? एच कलर का। और ये यहां पाया जाता है। कहां पाया जाता है? यहां पाया जाता है। ठीक है? गला के पास यहां। ठीक? तो ये एच आकार का होता है। अब क्या होता है कि आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है कि थायरॉइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करना, थायरॉइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को निकालना कम कर देती है या बंद कर देगी। क्या कर देगी? या तो निकालना कम कर देगी या बंद कर देती है, जिसके कारण कभी कभी गला में स्वेलिंग, सूजन, फूल जाता है। क्लियर? और इसी फूला हुआ को हम एक बीमारी बोलते हैं जिसका नाम क्या है? ग्वाइटर। क्या नाम है? ग्वाइटर, जिसको हम बोलते हैं घेघा रोग। क्या बोलते हैं? इसी के कारण एक हो जाता है घेघा रोग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्वाइटर। ये एक घेघा रोग हो जाता है इसी के वजह से। इसका मतलब क्या है कि पर्याप्त आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। नमक में यदि हमारे सॉल्ट में, हमारे नमक में अगर जो आयोडीन की मात्रा कम रहेगा तो चिंता की बात है। क्लियर? चलो अब हम इसका थोड़ा काम जान लेते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है। बाबू, थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में बीपी को, किसको? बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। किसको? थायरोक्सिन हार्मोन जो थायरॉइड ग्रंथि से निकलता है। क्लियर? वो हमारे बॉडी में बीपी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। चलो क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। आगे अपना चले तो अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर, वो है कि अपघटक का उदाहरण है। क्या है? अपघटक। अपघटक मतलब क्या होता है? अब अपघटक समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजर। मतलब एक चीज को तोड़ के छोटा 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 करके अर्थ में मिला देना, मिट्टी में मिला देना। क्लियर? तो देखो किसको बोल देंगे। मान लो कि कोई जानवर का मृत्यु हो गया और उसको हम ऐसे फेंक दिए तो कीड़ा मकोड़ा, चिल, गीद, गीदड़, कौवा सब उसको खा के पचा के क्या करेगा? मिट्टी में मिला देगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? अपघटक। तो यहाँ जो है बाघ नहीं है, घास नहीं है, गाय नहीं है, यहाँ क्या है? कवक। तो यही कवक अपना क्या हो गया बाबू? अपघटक हो गया। क्या हो गया? डीकम्पोजर। क्या हो गया? डीकम्पोजर, अपघटक हो गया। आगे चले, देखो यहाँ लिखा हुआ है डीकम्पोजर। चलो आगे चलते हैं। आगे यदि हम चले तो अपना क्वेश्चन है 14 नंबर कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? खुद सोच के बताओ।
कि हमारे पृथ्वी पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है। एनर्जी का जो मुख्य स्रोत है, एनर्जी का जो मुख्य स्रोत है, वो एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है बाबू, सौर ऊर्जा। क्या है, कल्पना करो कि एक दिन सूर्य उगना बंद हो जाए, मतलब तुम सोया, हम लोग जब सोए और सूर्य उगना बंद हो जाए, घड़ी देख रहे हैं सुबह के 10 बज गया, सूर्य डूबा उगा ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, तहलका मच जाएगा। क्या मच जाएगा, तहलका। 2 दिन अगर जो मोबाइल डिस्चार्ज रहता है तो आदमी जीना छोड़ देता है, कोमा में चला जाता है, ठीक है। पता नहीं मोबाइल कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक। तो ठीक है, सबका अपना अपना है, ज़्यादा तो मोटिवेशन बात हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि मोटिवेशन देने के लिए बहुत लोग हैं, ठीक है। तो सूर्य, ये जो पृथ्वी का जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत वो क्या है, अपना सूर्य है। कौन सा है, सूर्य है। क्लियर। सारे जीव जंतु एकदम सूर्य की रोशनी पा करके तृप्त रहते हैं, खुश रहते हैं। क्या, अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, खैर ज़्यादा तो ठंडा नहीं है, लेकिन थोड़ा भी धूप निकलता है तो हम कैसे खिल उठते हैं, उसी तरह जिस तरह से हम खिल उठते हैं, चहचहा उठते हैं, इसी तरह से पेड़ पौधा पक्षी भी क्या करती है, खिल उठती है, चहचहा उठती है। क्लियर। तो सूर्य जो है ये हमारा पृथ्वी पे ऊर्जा का मुख्य सोर्स, मुख्य स्रोत है। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम चले तो क्वेश्चन नंबर 15 का बात करें, 15 का बात करें, कहता निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है। तो बाबू यहाँ जो पर्यावरण का हिस्सा का बात करें, ये हिंदी वाला गलत टाइपिंग हो गया है, ठीक है, ये जो है बाबू गलत टाइपिंग हो गया, ठीक। तो पर्यावरण किसको कहते हैं, हमारे आसपास जो सारी चीजें हैं, जो सारी चीज दिख रही है, वही क्या है, पर्यावरण है। हम लोग पर्यावरण का हिस्सा है। ये लगा हुआ पंखा पर्यावरण का हिस्सा है, लगा हुआ स्मार्ट बोर्ड पर्यावरण का हिस्सा है, इधर लगा हुआ जो लाइट है ये भी पर्यावरण का हिस्सा है। तो हमारे चारों तरफ जब हम नजर उठा के देखते हैं तो हमारे तरफ, चाहे वो लिविंग चीज हो या नॉन लिविंग हो, मतलब सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, वो सारे चीज क्या है, पर्यावरण का ही हिस्सा है। तो यहाँ जो है वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल सब क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे चले तो क्वेश्चन नंबर, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का बात करें, 16 का बात करें, तो कहता एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। पोषी स्तर मतलब ट्रॉपिकल लेवल, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। पोषी स्तर का मतलब क्या होता है, कहता है कि एक जो है वन परिस्थिति में पोषी स्तर कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से पोषी स्तर उसको बोलते हैं जिसमें जीव, जिसके ऊपर या जहां से जीव जंतु को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। पोषी का मतलब पोषण, पोषण का मतलब क्या, खाना पीना बाबू। पोषी स्तर का मतलब पोषण, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, खाना पीना। पोषण का मतलब क्या, खाना पीना, खाना पीना। पीना का मतलब क्या बाबू, खाना ही लिख लो, पीना काहे लिखेगा, पता नहीं, पीने के बारे में तुम लोग अलग सोचने लगेगा। तो हम लोग को जहां से खाना उना मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोषण। या अब कहां से मिलेगा, तो सबसे पहले सबको पता है कि ये जो अपना पेड़ पौधा है, ये जो अपना पेड़ पौधा है, ये जो पेड़ है, पेड़, इस पेड़ में प्रकाश संश्लेषण की गुण होगी। इस पेड़ में क्या होगा, इस पेड़ में प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधा में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ही क्या कहता है, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। तो पेड़ पौधा अपना भोजन बना लिया, पेड़ पौधा अपना भोजन बना लिया, पेड़ पौधा क्या कर लिया, पेड़ पौधा अपना भोजन बना लिया, ठीक है। और जब ये पेड़ पौधा अपना, अरे यार, पेड़ पौधा क्या कर लिया बाबू, भोजन बना लिया। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बना लिया, भोजन बना लिया। तो इसको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अपना उत्पादक, प्रोड्यूसर बोलिए। क्लियर। इसके अलावा अब जो अपना भोजन बना लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलेंगे, स्वपोषी। क्या बोलेंगे, स्वपोषी। तो ये पेड़ पौधा जो अपना हो गया, ये क्या हो गया बाबू, स्वपोषी। क्या हो गया, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, तो स्वपोषी, स्व मतलब स्वयं,
स्व मतलब होता है बाबू स्वयं। क्या होता है? स्वयं। जो अपना भोजन खुद बना ले, स्वयं बना ले, इसको हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी। क्लियर? तो पेड़ पौधा हो गया स्वपोषी। इसके अलावे, स्वपोषी के अलावे होता है परपोषी। क्या हो जाएगा? परपोषी। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर? तो ये हो गया अपना परपोषी। क्लियर? ठीक है। अब परपोषी जो होता है मुख्य रूप से 3 होता है। पहला हो जाएगा प्राथमिक, प्राथमिक परपोषी, प्राथमिक परपोषी। क्लियर? ठीक। उसके बाद हो जाएगा द्वितीयक, द्वितीयक परपोषी। और तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे अपघटक के बारे में, तो तीसरा अपना क्या हो जाएगा? तृतीया भी बोल सकता है, तृतीया पोषी स्तर, तृतीय। तो द्वितीय और उसके बाद हो गया तृतीय। ठीक है, तृतीय। ठीक है। अब प्राथमिक स्तर का जो परपोषी होगा, प्राथमिक स्तर का, प्राथमिक स्तर का जो परपोषी होगा उसमें आता है शाकाहारी लोग। क्या आएगा? उसमें आता है प्राथमिक स्तर में कौन सा आ जाएगा? शाकाहारी। जितना भी शाकाहारी लोग रहेगा, जितना भी शाकाहारी, उसको हम कहाँ रख लेंगे? प्राथमिक पोषी स्तर में। कहाँ लिख लेंगे? प्राथमिक पोषी स्तर में। क्लियर? द्वितीयक में जो होता है, ये द्वितीयक जो परपोषी स्तर है, ये द्वितीयक जो परपोषी स्तर है, तो इसमें क्या होता है? सर्वाहारी। जितना भी मांसाहारी और शाकाहारी मिलकर के बनता है सर्वाहारी। तो इसमें हम लिख लेंगे सर्वाहारी। क्या लिख लेंगे? इसमें हम लिख लेंगे सर्वाहारी। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? एग्जाम्पल के लिए हो गया मानव। क्या हो गया बाबू? मानव हो गया। इसके अलावे कुत्ता भी लिख सकते हो, बिल्ली लिख सकते हो। ठीक है। और शाकाहारी में लिख सकते हो गाय, बकरी और भी बहुत कुछ। क्लियर? अब ये जो तृतीय मतलब तीसरा जो पोषी स्तर है, तीसरा पोषी स्तर, इसमें आता है कट्टर मांसाहारी। कौन सा आता है? कट्टर मांसाहारी। क्लियर? तो इसमें आता है कौन सा? कट्टर मांसाहारी, जो सिर्फ मांस ही खाता हो। क्या? जो सिर्फ मांस ही खाता हो। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? कट्टर। कट्टर मांसाहारी। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए याद रखना है, चीता हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया। क्लियर? बाघ हो गया, शेर हो गया, ये सारा क्या आता है? तीसरा पोषी स्तर में आता है। क्लियर? तो पहला तो ये हो गया पेड़ पौधा जिसको बोलते हैं ये, तो फर्स्ट ये। दूसरा हो गया अपना ये, तीसरा ये, और चौथा जो हो गया ये। तो हमारे वन परिस्थिति में मुख्य रूप से 4 पोषी स्तर होते हैं। मुख्य रूप से कितना होते हैं? 4। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर? अब अगला कहता है कि अभिक्रिया जिसमें अयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं? तो अपने पिछले क्लास में बताए थे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतुलित नहीं है। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन संतुलित है कौन नहीं है? तो संतुलित और असंतुलित पहचानने का नियम है कि इधर जितना मतलब इधर जितना तत्व प्रेजेंट है उधर उतना ही क्या होना चाहिए? इधर। मतलब इसको बोलते हैं अवकारक। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं अवकारक। तो ये हो गया अपना अवकारक। इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? क्लियर? तो इधर अवकारक में जितना पदार्थ होगा उतना ही क्या होना चाहिए? उत्पाद में होना चाहिए। तो देख लेते हैं। इसको देखने के लिए क्या करते हैं? एक कॉलम बना लो। क्या बना लो? कॉलम। इधर डाल दो हाइड्रोजन, इधर डाल दो ऑक्सीजन। तो इधर हाइड्रोजन क्या कितना है? 4,
और इधर ऑक्सीजन है 2। अब इधर वाला के देख लो, इधर वाला के देखने के लिए भी एक कॉलम बना लो और कॉलम में इधर डाल दो दो चीज ही, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इधर हाइड्रोजन कितना 4 और इधर ऑक्सीजन 2, तो दोनों तरफ इधर और उधर, ठीक है, 4 4 है। इसका मतलब क्या है, ये संतुलित है। ये क्या है, संतुलित है। क्लियर? तो अपना आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, तो अपना आंसर ये नहीं होगा। मतलब चेक कर लिए कि क्या तो आंसर होगा नहीं। अब अपना दूसरे पे चलते हैं। दूसरा जो है, दूसरा अपना दिया हुआ है H2 और Cl2। क्लियर? तो इधर हाइड्रोजन कितना, इधर 2 है हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन भी कितना है 2। इधर भी हाइड्रोजन 2 और इधर भी क्लोरीन 2। तो मतलब दोनों तरफ जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या क्या है, बराबर है। जब दोनों तरफ बराबर हो तो क्या होता है, वो संतुलित हो जाता है। ठीक है, तीसरा का बात करें तो इधर पोटासियम कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 6। कितना हो गया 6। इधर बात करें तो इधर भी पोटासियम है 2, क्लोरीन भी कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 6। क्लियर? तो ये भी अपना क्या है, संतुलित है। क्या है, संतुलित है। इसका मतलब 3 संतुलित है और हमसे पूछ रहा कौन संतुलित नहीं है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसमें कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। अब उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 1 मिनट में 7 हो लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा समझते हैं कि अम्ल और क्षार को मापने के लिए, उसके क्षमता को मापने के लिए एक स्केल आया है, उसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। ये अपना क्या है, पीएच स्केल। ये अपना है पीएच स्केल। ठीक है, अब पीएच स्केल में क्या होता है कि बीच में ले लेते हैं 7। ठीक है, बीच में क्या लिए 7, और इधर अगर जो हम 7 से कम हो रहे हैं, मतलब इधर 6 5 4 3, इधर हो गया अपना 2, और इधर जब बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं 8 9 10 11 12 14 तक होता है। कहाँ तक, 14 तक, 14 तक। ठीक है, और इधर तो अपना 1 से स्टार्ट करें। तो 7 वाला जो है, ये 7 वाला जो है, ये क्या है बाबू, ये जो 7 वाला है, 7 वाला को जिसका वैल्यू क्या होगा 7 होगा, जिसका पीएच वैल्यू क्या हो 7 हो, वो होता है अपना उदासीन। ये क्या हो जाएगा, उदासीन। उदासीन जैसे शुद्ध पानी, कौन सा पानी, शुद्ध पानी। शुद्ध जो जल होता है, शुद्ध जो जल होगा, शुद्ध जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है 7। शुद्ध जल कभी भी विद्युत का चालन नहीं करता है। और जैसे जैसे हम 7 से इधर बढ़ेंगे, 7 से इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, वो क्या हो जाएगा, अम्ल का गुण होने लगेगा। कौन सा गुण होने लगेगा, अम्ल का। और जैसे जैसे 7 से हम उधर बढ़ेंगे 8 9 10, तो उसमें कौन सा गुण होने लगेगा, उसमें क्षार का गुण होने लगेगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है कि एक क्षार का पीएच वैल्यू जो है, एक क्षार का पीएच वैल्यू है 10 और दूसरा क्षार का है पीएच वैल्यू 14, तो ये दोनों में प्रबल क्षारक कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, प्रबल क्षारक कौन होगा। तो याद रखना है, उधर हम बढ़ेंगे क्या, अगर जो हम इधर बढ़ रहे हैं इधर, तो क्षारक का गुण बढ़ेगा। क्षारक का गुण, ये जो अपना क्षारक है, क्षारक का जो गुण है ये क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। क्षारक का गुण क्या होगा, बढ़ेगा। तो ज्यादा क्षारक कौन होगा, ज्यादा क्षारक अपना होगा 14 वाला। क्लियर? और इधर अपना आएंगे, इधर अपना आ रहे हैं तो अम्ल का गुण बढ़ेगा। क्या होगा, अम्लीय गुण क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। अम्लीय गुण बढ़ेगा। अम्लीय गुण के तीर के निशान ऊपर मतलब बढ़ रहा है, तो अम्लीय गुण बढ़ रहा है। क्लियर? इसी तरह क्वेश्चन देते हैं कि एक का पीएच जो है वो अपना कितना है 2 है और एक का पीएच है 0.2, तो इसमें ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो देख लो बाबू 2 से कम कौन है, ये, तो ये अपना हो जाएगा ज्यादा अम्लीय। क्लियर? तो ये बात याद रखना है कि 7 वाला जो होता है वो उदासीन होगा, 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो क्या होगा, अम्लीय होते जाएगा। और ये जो क्षारक है वो 7 से ज्यादा वाले को क्या बोलेंगे, क्षारक बोल लेते। क्लियर? 7 से उधर 8 9 10 ये सब क्षारक का गुण आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचकांक कौन है। प्राकृतिक, अब देखो सूचकांक क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। अब सूचकांक थोड़ा समझने में समस्या हो जाता है बच्चा को। ठीक है, इंडिकेटर, इंडिकेटर मोटरसाइकिल में, कार में, हर गाड़ी में इंडिकेटर लगा रहता है।
अगर आदमी सीधे जा रहा है, उसको इधर मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर जलाएगा, ताकि आगे और पीछे के आने वाला जो व्यक्ति है वो इंडिकेटर, वो बल्ब, बढ़ते हुए बल्ब को देखकर समझ जाएगा कि इस व्यक्ति को दाएं जाना है या बाएं जाना है। क्लियर? तो वो क्या होगा, सचेत हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिकेटर जो अभी हम केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, मतलब रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का, तो ये इसमें अभी हम इंडिकेटर का बात ये है कि ये इंडिकेटर जो सूचकांक होता है वो अम्लीयता और क्षारीयता का गुण का पहचान करता है। क्या करता है? अम्लीयता और क्षारीयता का गुण को पहचान करने वाले को ही क्या बोलते हैं, सूचक या इंडिकेटर बोलते हैं। अब प्रकृति का मतलब क्या होता है कि जो हमारे प्रकृति में पहले से जो हो, जो हमारे वातावरण में पहले से हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। तो प्रकृति जो है अपना वो क्या हो गया बाबू, हल्दी हो गया। इसके अलावा लिटमस भी होता है। क्या होता है? लिटमस भी जो होता है ये प्राकृतिक सूचक होता है। क्लियर? और ये जो फेनोफेथलीन है या फिर मिथाइल ऑरेंज है, ये सारा कौन सा हो गया, ये सारा जो हो गया आर्टिफिशियल, मानव निर्मित इंडिकेटर होता है। क्लियर? तो ये दो अपना है प्राकृतिक इंडिकेटर। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो लिटमस से ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि लिटमस जो होता है क्षार का रंग कैसे बदल देता है। तो लिटमस जो होता है ये क्या करेगा, एसिड वाला को क्या कर, मतलब लाल कर देगा, और ये अम्ल को लिटमस पत्र क्या करता है, लाल कर देता है, और क्षारक को क्या करता है, नीला कर देता है। क्लियर? तो ये बात याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे जब चले तो कहता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा मतलब वॉशिंग सोडा। क्लियर? तो वॉशिंग सोडा का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलेंगे बाबू सोडियम, क्या बोलेंगे इसको, अपन बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? तो यही अपना क्या होता है, धोबिया सोडा का सूत्र होता है। चलो अगला चले, और ये सब कोई काम का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपना आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना 22 नंबर, उसमें क्या निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब अलग वाला, ठीक है। सजातीय मतलब समान। तो इसमें समान जो है खरिया हो गया, चूना पत्थर हो गया और संगमरमर, ये जो है सजातीय है। और प्लास्टर ऑफ क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो गया, विजातीय हो गया। क्या हो गया, विजातीय। क्लियर? तो ये भी याद रखना है, अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्लियर? संगमरमर जो होता है ना, ये CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। चूना पत्थर और खरिया, क्लियर, ये भी चूना ही होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस पिछले क्लास बताए CuSO4 हाफ H2, इस तरह से याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 23 कहता है सबसे कठोर पदार्थ ये क्या है, हीरा है। क्या है, हीरा। इसका जो आवर्तनांक होता है 2.42 होता है। कितना, 2.42। आवर्तनांक कितना, 2.42, मतलब आवर्तनांक को लिखते हैं म्यू से, इतना होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है 24 नंबर, कहता है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अभी थोड़ा देर पहले बताए कि लाल लिटमस पत्र को नीला जो करेगा, लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला करेगा। ये किसका काम है, ये क्षारक का काम है। किसका काम है, क्षारक का। और बताए थे क्षारक में कौन सा आयन रहता है, तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्लियर? क्लियर? और लाल को नीला में बदल रहा है, लाल को नीला में बदल दिया। अब नीला को यदि लाल में बदल दे, किस में बदल दे, ये नीला को यदि किस में कन्वर्ट कर दे, लाल में, तो ये होता है अम्ल। क्या हो जाएगा, अम्ल। ठीक है, ये किसका काम है, किस आयन का, तो ये जो काम है आयन का उसका नाम है H+ आयन। क्या है, H+ आयन। तो ये याद भी रख लेना है, इसी का भाग है। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो नीला कौन करता है, क्षारक का गुण है। और OH आयन, कौन सा आयन, OH आयन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। क्लियर? आगे चलते हैं 25 नंबर, और शायद ये मेरा आखिरी क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? तो कहता है फल पकाने वाला हार्मोन क्या है। अब देखो एक पादप हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन, पादप। पादप हार्मोन। क्लियर? इसको बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स।
इसका जो है 5 गो मुख्य रूप से पादप हार्मोन्स है, जिसको हम अलग क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन जो है इसको हम बता करके पादप हार्मोन के लिए स्पेशली जो है 10 से 15 10 मिनट का लगभग 10 मिनट का ये पादप हार्मोन के बारे में हम बता देंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? अभी तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि फल पकाने में किस हार्मोन का, तो फल पकाने में मुख्य रूप से जो होता है इथिलीन का प्रयोग होता है। किसका? इथिलीन का। ये हार्मोन जो होता है गैसीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में? ये मुख्य रूप से जो होता है गैसीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में? ये मुख्य रूप से गैसीय अवस्था में होता है। किस रूप में? गैसीय अवस्था में। क्लियर? इथिलीन का उपयोग करते हैं। तो ये इसका आंसर अपना हो गया। ये प्राकृतिक रूप से फल पकने, मतलब गाछ में अगर जो लगा ही पक जाए तो उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? उसका नाम है इथिलीन। क्या नाम है इसका? रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2। क्या होता है? C2H2। क्लियर? तो ये एक प्राकृतिक हार्मोन होता है जो फल को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बाकी ये जो पादप हार्मोन है जो 5 गो है मुख्य रूप से, इसको हम अलग क्लास में 10 मिनट का वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे। क्लियर? और अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़े हुए चीज को बार बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ थोड़ा हंस लीजिएगा, मुस्कुरा लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।